हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान पॉलिटी ही, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये आरएएस के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था आज के टॉपिक से रिलेटेड वो दिखाना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट, आई थिंक इट इज़। तो ये अपने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। और अगर हम वैसे तो सिटीज़न चार्टर कॉमन ही रहता है, तो क्वेश्चन ये आया था इस बार पेपर में, जो अभी 2 फेब को पेपर हुआ था। तो अभी 2 फेब को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज़ द एम ऑफ सिटीज़न चार्टर। क्या है इसका एम? क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी, कि हम टाइमली मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, या हमारी जो गवर्नेंस है मीन्स जो सरकार की जो गवर्नेंस है वो सिटीज़न फ्रेंडली हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, या फिर इफ़ेक्टिव हियरिंग सिस्टम हो पब्लिक डिमांड्स का। और अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आप 5th पर टिक कर सकते थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड इसका आंसर हम देखेंगे आज की वीडियो में हम कर पाते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो दिस इज़ द पीडीएफ जो कि हम कवर कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने 43 पेजेस कवर कर लिए हैं आउट ऑफ 84। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 43 पेजेस आउट ऑफ 84 एंड 50% सिलेबस इज़ लेफ्ट, जिसके अंदर मोस्टली तो जो लास्ट के पेजेस हैं उसके अंदर जैसे सारे चीफ जस्टिस के, नॉट चीफ जस्टिस, जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस हो गए, उनके नेम्स हैं, तो वो सब काफ़ी पेजेस कवर कर जाते हैं, अराउंड 10 से 15 पेजेस। तो उसको वो तो थोड़ा लर्निंग है, उसमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट कम है, तो वो तो आपको लर्न ही करना होगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सिटीजन्स चार्टर। क्या होता है सिटीज़न चार्टर? और इससे पहले हमने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कंप्लीट किया था, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लास 10th की बुक हमने कवर कर ली है, और अब हम कवर कर रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। तो देखिए क्या होता है सिटीज़न चार्टर। तो सिटीज़न चार्टर क्या होता है? एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। जैसे देखिए आपको भी सरकार से काफ़ी सारी शिकायतें हो सकती हैं, हमें भी होती हैं, अलग अलग शिकायतें हैं, लेकिन अब हम इन शिकायतों को मतलब कैसे दूर करें, या क्या कोई तरीका है कि हम किसी को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? तो सिटीज़न चार्टर यही बताता है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज बताते हैं कि हम अपने सिटीजन्स को इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन, और ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनकी कोई शिकायत होगी तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। तो अभी हम इसका आंसर भी देखेंगे उस ऑप्शन के बेसिस पे, बट पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला सिटीजन चार्टर यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1991 में जॉन मेजर ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर इंडिया में 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ जब चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई। पहले सिटीजन चार्टर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाईज ने 1997 में। अगर हम एक मॉडल सिटीज़न चार्टर की बात करें कि एक सिटीज़न चार्टर कैसा होना चाहिए, तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो देखिए कोई भी अगर आप जैसे कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो सिंपल और क्लियर हो, इंफॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, सिटीजन से कंसल्ट करके क्रिएट किया गया हो, लोकल लैंग्वेजेस उसके अंदर इंक्लूडेड हों। और जैसे मान लीजिए कुछ आपने ऐसा लिख दिया जो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर 6 महीने बाद उसका रिव्यू भी हो। तो ये सिंपल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर हम लीगल राइट्स इन इंडिया की बात करें तो देखिए काफ़ी सारी, तो यही अपना सिटीज़न चार्टर, एंड इसके बेसिस पे ही हम उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं। तो चलिए पहले वो क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आगे लीगल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन था कि एम ऑफ सिटीजन चार्टर क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? इज़ नॉट, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी तो होनी ही चाहिए, सिटीज़न फ्रेंडली गवर्नेंस भी होना चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, बट टू क्रिएट इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड्स इज़ नॉट सिटीज़न चार्टर। तो सिटीज़न चार्टर का उद्देश्य क्या नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य क्या नहीं है कि इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड्स, कि मान लीजिए आज मेरी कोई डिमांड है और सिटीज़न चार्टर के अंदर ये भी लिखा हो कि हम कैसे उसको हियर करेंगे, तो ऐसा सिटीज़न चार्टर नहीं कहता। सिटीज़न चार्टर ये कहता है कि हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे या कोई भी अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो उसके क्या सिद्धांत होंगे और हम वो फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है आपकी डिमांड की हियरिंग होगी, ये सिटीज़न चार्टर का एम नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। पहले 3 जो हैं वो एम होते हैं सिटीज़न चार्टर के, कि सर्विसेज टाइम पर दी जाए, सिटीज़न
फ्रेंडली गवर्नेंस हो, जवाबदेही गवर्नमेंट हो, है ना, उत्तरदायी सरकार हो, लेकिन जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना, ये सिस्टम बनाना, तो वो इसका पार्ट नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। और चलिए अब आगे हम अपना पॉलिटी ही कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द लीगल राइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में लीगल राइट्स क्या क्या हैं? तो देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है। जैसे कि कोई मदर बनते हैं तो, या बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद कुछ छुट्टियां मिलती हैं, तो उसके लिए कुछ लीगल राइट्स हैं। आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मनरेगा एक्ट है जिसके अंदर 100 डेज़ का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जहाँ पे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन देयर इज़ राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 और राजस्थान राइट ऑफ हियरिंग एक्ट 2012। तो ये बहुत डिटेल में हमें पढ़ना होगा, बट पहले हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू इट। चलिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अब बात करते हैं। तो देखिए, ये आपने अनुसूचियाँ पढ़ी होंगी, पार्ट्स पढ़े होंगे। देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स, और 12 शेड्यूल्स के अंदर, आई थिंक शेड्यूल्स ही बोलते हैं ना उनको, अनुसूची को इंग्लिश में वो ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 11th एंड जो 12th है, तो 11th इज़ रिलेटेड टू पंचायत एंड 12 इज़ रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें कि गाँव के अंदर कैसे गवर्नमेंट होगी, तो देयर विल बी ग्राम पंचायत, देयर विल बी पंचायत समिति एंड देयर विल बी ज़िला परिषद। वहीं शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो इसके जनक जो हैं वो हम किसको कह सकते हैं? लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1882 में एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम मैग्ना कार्टा, इसको कहा गया, ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर पहली बार नागौर के अंदर, राजस्थान में ही नागौर है, नागौर के बगदरी में 1959 में पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। पंचायत राज का भी मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी, या तो कल दिखा देंगे, लेकिन अभी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, तो एडिड पार्ट 9th, तो पार्ट 9th ऐड किया गया इसके अंदर, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, तो उन्होंने कहा कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। अशोक मेहता ने कहा 2 टायर होना चाहिए। और LM सिंघवी कमेटी ने कहा कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, यानी कि संवैधानिक उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यहाँ पे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है या जो RTI एक्ट है वो इंश्योर करते हैं, क्योंकि देखिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। RTI के अंदर भी आपको पूरा हक है इन्फॉर्मेशन लेने का। तो आप किससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? आप राजस्थान की सरकार से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपको एम्पावरमेंट मिल रही है, यू आर गेटिंग एम्पावर्ड, सिटीजन्स आर गेटिंग एम्पावर्ड, कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड गवर्नेंस के अंदर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस ऑल इज़ द बेसिक रोल ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड RTI एक्ट। अब अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन राजस्थान की बात करें तो 3 लेवल पे हो गई, है ना। एक हो गया ग्राम पंचायत, जो सबसे छोटी यूनिट है। फिर हो गई पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करेगी। और फिर हो गया ज़िला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी और पंचायत समिति को सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट भी करेगी। वहीं हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, सो देयर इज़ म्यूनिसपैलिटी छोटे लेवल के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल बड़े टाउन्स के लिए, और जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं या सिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमेटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, पोर्ट ट्रस्ट है। जैसे कि कोई मिलिट्री एरिया के पास रहते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग टाइप का गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है एंड 1882 में इसी को ही मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, जो उन्होंने रिजोल्यूशन बेसिकली पास किया दैट देयर शुड बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडियन संविधान के बारे में बात करें, सो देयर इज़ आर्टिकल 40, जो कि बोलता है कि आपको विलेज पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। देन सबसे पहले बगदरी गांव नागौर के अंदर स्टार्ट किया गया। फिर 64th अमेंडमेंट आया 1989 में, जहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया, बट वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फाइनली 73rd के अंदर, तो यहाँ पे पार्ट 9th में, और सूची जो है वो कौन सी है? 11th। तो 11th शेड्यूल है एंड पार्ट 9th के अंदर दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑल्सो, लेकिन अनुसूची जो है, जो 11th शेड्यूल है, उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था कि 3 टायर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। इसके 2 क्वेश्चंस आए थे, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम बताएं इन्होंने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने,
कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद। और ये भी रिकमेंड किया कि जो ग्राम पंचायत हों, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हों, वो चेयरमैन हो ज़िला परिषद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अशोक मेहता कमेटी 1977 में 2 टायर कमेटी, मंडल पंचायत एंड ज़िला परिषद एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। जीवी के राव कमेटी की पंचायती राज सिस्टम ऐसा है कि ग्रास विदाउट रूट्स, और ज़िला परिषद जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। एल.एम. सिंघवी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात कही। गडगिल कमेटी ने 3 टायर सिस्टम कहा, और ये भी कहा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इस्टेब्लिश हो। तो अब अगर हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 243A के अंदर लिखा हुआ है ग्राम सभा होगी, जिसके अंदर सभी एडल्ट वोटर्स आ जाते हैं गांव के, और जिनको प्रिसाइड कौन करेंगे? सरपंच। हर 6 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होगी, और अपने राजस्थान के अंदर मीटिंग्स होती हैं जैसे इन खास 4 दिन पे। एक तो आपका 15 अगस्त 26 जनवरी हो गया, एक आपका 2 अक्टूबर हो गया, एंड एक आपका 1 मई लेबर डे। तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 243B के अंदर, तो B के बाद आता है C, लेकिन C की जगह है 3। तो B या फिर B को ही आप उल्टा करके लिखोगे तो 3 है ना, इस तरीके से ये रिमूव कर दोगे तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 टायर सिस्टम 243B में लिखा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वो 2 टायर सिस्टम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 243 डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पंचायत में आपने देखा होगा डायरेक्टली जो गांव के लोग होते हैं वो वोट करने जाते हैं, लेकिन हाँ, प्रधान और ज़िला प्रमुख के लिए वोट डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। 243D में लिखा हुआ है कि सीट रिजर्व्ड हैं SC/ST के लिए, 1/3 विमेन के लिए, और राजस्थान में तो 50% सीट्स, OBC के लिए 21%। 243E में क्या कहा गया है? उनका बेसिकली टाइम पीरियड 5 साल के लिए रहेंगे, और अगर जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स दे मस्ट बी री इलेक्शन। 243F में FQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो Q के अंदर मेंशन है क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस कम से कम 21 साल, और मेंबर का नेम इलेक्टोरल रूल के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। 243G की बात करें, देखिए UPSC के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को कम मिलते हैं, स्पेसिफिकली कि आप आर्टिकल्स याद करें, बट राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर आर्टिकल्स याद करने ज़रूरी हैं, इसलिए आर्टिकल्स आपको याद करने होंगे, चाहे आप ट्रिक बनाकर करें, चाहे कुछ भी करें। 243G के अंदर पंचायत की पावर एंड फंक्शन लिखी है कि वो क्या करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए। 243H के अंदर कि येस they have the power to impose the taxes. Then 243I के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल में गठित की जाती है। 243J के अंदर इनका ऑडिट होगा। 243 में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगी वो पंचायती राज की इलेक्शंस कराएगी, और 243O के अंदर कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस ऑन इलेक्शंस। तो इसकी ट्रिक भी बनाएंगे, पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद ट्रिक भी बनाएंगे। मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ 73 अमेंडमेंट, तो ग्राम सभा थी, पंचायत सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, विमेन का रिजर्वेशन, डायरेक्ट इलेक्शंस, 5 ईयर टेन्योर, एंड देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। वॉलंटरी प्रोविजन की बात करें, ये तो कंपलसरी हो गए। वॉलंटरी की बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए, पंचायत टैक्सेस कलेक्ट करें, इलेक्शंस पार्टी बेस्ड हों या नॉन पार्टी बेस्ड हों, सरपंच के इलेक्शंस डायरेक्ट हों या फिर इनडायरेक्ट हो। तो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस। सरपंच या फिर जो उप सरपंच होते हैं या जो वार्ड पंच होते हैं, उनकी ओथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कराते हैं। प्रधान, मेंबर या फिर वाइस प्रेसिडेंट की सब डिविजनल ऑफिसर कराते हैं। ज़िला प्रमुख या फिर डिप्यूटी चीफ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटने पड़ेंगे बट इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन, जो सरपंच, उप सरपंच या वार्ड मेंबर होंगे, जिनका अभी हमने देखा जिनका शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। डिप्यूटी प्रेसिडेंट पंचायत समिति मेंबर को अगर रेजिग्नेशन देना है, प्रधान को देंगे। ज़िला प्रमुख डिविजनल कमिश्नर को देंगे, हालांकि उनको अपॉइंट कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अपॉइंट नहीं, शपथ कौन दिलाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा था कि पंचायत राज सिस्टम का ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन किसको हेड करता है। तो देखिए, ज़िला परिषद को हेड कौन करता है? इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं ज़िला प्रमुख, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं CEO।
पेपर के अंदर यही था, ज़िला प्रमुख या फिर सीईओ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप ये क्वेश्चंस देखिए कि ज़िला परिषद के पॉलिटिकल हेड ज़िला प्रमुख एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑफिसर्स जो होते हैं वो बेसिकली अपना कोई पेपर क्लियर करके आए हैं, सो दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए सीईओ। लेकिन पॉलिटिकल हेड में जो जनता के द्वारा चुनकर, तो ज़िला प्रमुख। पंचायत समिति से याद रखो, पंचायत समिति के पॉलिटिकल हेड प्रधान, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अगेन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑफिसर से पता चल जाना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के जिला प्रमुख। और ग्राम पंचायत आपने देखे होंगे सरपंच होते हैं, और वीडियो के भी जैसे फॉर्म्स निकलते हैं तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये तीनों पोस्ट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, और ये तीनों पोस्ट पॉलिटिकल हेड की पोस्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये हमने आज कवर किया। सिटीजन चार्टर क्या है, जो अकाउंटेबिलिटी, तो वहाँ पे था अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्लियर सर्विस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक्ट के थ्रू सिटीजन्स को लोकल गवर्नेंस के अंदर स्ट्रेंथन करती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, यस दीज आर द वेज की जो गवर्नेंस है वो लोकल लेवल पर भी की जाए। लॉर्ड रिपन का हमने देख लिया, आर्टिकल 40 हमने देख लिया। 1959 में नागौर के बगदरी गांव के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। 3 टायर सिस्टम होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अर्बन को कल कर लेंगे, इसको अभी हम कंप्लीट ही करते हैं। ये भी हमने देख ली कि ग्राम पंचायत के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, सरपंच, और इसके इलेक्शंस कौन, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पंचायत समिति के प्रधान होते हैं, है ना, पॉलिटिकल हेड, और प्रधान होंगे, एंड वैसे आई थिंक बीडीओ है ना, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, क्योंकि देखो ये लर्न करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पेपर में आए थे। तो प्रधान एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो इनको याद कर लो। देन जिला परिषद के जिला प्रमुख, इनके काम भी एक बार हम देखते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत क्या है, बेसिक यूनिट है, और हेडेड बाय इलेक्टेड सरपंच, और जैसे कि गांव के अंदर छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, तो वो देखते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के एंड सरपंच के। पंचायत समिति थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पर काम करती है। प्रधान और समिति मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रधान चुने नहीं जाते, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ग्राम पंचायत एंड ज़िला परिषद के बीच के अंदर ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना, डेवलपमेंट वर्क देखना, वेलफेयर प्रोग्राम्स देखना, ये इनका काम है। ज़िला परिषद थोड़ा हाई लेवल हो गया, इसका ज़िला प्रमुख जो होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, पब्लिक नहीं इलेक्ट करती इनको, और इनका काम यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अच्छे से दी जाए। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, 5 ईयर टर्म्स होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। बलवंत राय ने 3 टायर के बारे में कहा, अशोक मेहता ने 2 टायर के बारे में कहा, एंड जीवी की राव ने स्ट्रेंथन करने के बारे में कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की डिमांड अशोक मेहता ने भी करी थी। सो थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन राजस्थान, कल या फिर परसों जब भी वीडियो आएगी। टिल देन यू रिवाइज इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।